नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आपका फिर से स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, टेंस की क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस तक का पूरा पढ़ लिया है और आज दोस्तों हम पास्ट टेंस के बारे में जिक्र करने वाले हैं। और पास्ट टेंस में भी सबसे पहले जिस टेंस के बारे में हम जिक्र करेंगे वो है सिंपल पास्ट टेंस। तो दोस्तों पहला टेंस पास्ट का कौन सा लेने जा रहे हैं? सिंपल पास्ट टेंस के बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं। पहले इसका थोड़ा सा बेसिक पार्ट देख लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे इसमें से आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों सिंपल पास्ट टेंस के बारे के बेसिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर आपको याद है ही दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों अगर मैं सिंपल पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करूं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है डिड। दोस्तों एक ही हेल्पिंग वर्ब है, चाहे सिंगुलर के लिए ले लो चाहे प्लूरल के लिए। अब तक आपने जो 4 टेंस पढ़े हैं प्रेजेंट के, सब में आपने 2 या फिर 2 से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब देखी है, यानी एक सिंगुलर के लिए अलग है और एक प्लूरल के लिए अलग थी। लेकिन दोस्तों ये पहला टेंस आप देखने जा रहे हैं जिसपे हेल्पिंग वर्ब एक ही है और वो कौन सी है? डिड। चाहे आप सिंगुलर के लिए बोल लो तो भी डिड और चाहे आप प्लूरल के लिए बोल लो तो भी डिड। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डिड के बारे में फिर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डस के बारे में ध्यान रखी थी। देखो दोस्तों मैं एक बार आपको फिर से रिकॉल करा रही हूँ, मैंने आपसे क्या कहा था? डू और डस पॉजिटिव सेंटेंस में नज़र नहीं आते, लेकिन कहाँ नज़र आते हैं? नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। सिमिलरली डिड के साथ भी यही है दोस्तों कि डिड जो है वो अगेन पॉजिटिव सेंटेंस में नज़र नहीं आता, लेकिन डिड कहाँ नज़र आता है? एक तो नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेशन में। यानी जो चीज़ आपने डू और डस के लिए याद रखी थी वही चीज़ आपको डिड के लिए भी याद रखनी है। दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, पहली बात तो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपका सब्जेक्ट आएगी क्या? हेल्पिंग वर्ब डिड ही आएगी। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में डिड नज़र नहीं आता, लेकिन कहाँ नज़र आता है? अगेन नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेन वर्ब के बारे में भी ध्यान रखना होगा। वो क्या ध्यान रखना है दोस्तों? कि अगर आप सेंटेंस में डिड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, देखो दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर आप सेंटेंस में डिड का यूज़ नहीं कर रहे हैं तब तो आएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंसेस में डिड नहीं आता। तो अगर मैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करूं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों? सेकेंड फॉर्म। लेकिन अगर आप सेंटेंस में डिड का यूज़ कर रहे हैं, किसका यूज़? डिड का यूज़ कर रहे हैं। डिड का यूज़ कहाँ करते हैं आप? नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। देखो दोस्तों पास्ट टेंस की यही एक छोटी सी बात स्टूडेंट्स बार बार भूल जाते हैं और सेंटेंसेस में गलती करके आते हैं। क्या ध्यान रखना है? अगर सेंटेंसेस में डिड नहीं आ रहा है तो कौन से सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ मैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस की। तो वहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लेकिन मैं कौन से सेंटेंसेस की बात करूँ कि अगर आपके सेंटेंसेस में डिड आ रहा है, मतलब नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, तो वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि ग्रामर का रूल ये कहता है कि आप एक ही सेंटेंसेस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म एक बार ही यूज कर सकते हो। क्या कहता है ग्रामर? ग्रामर ये कहता है कि आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। और पास्ट टेंस के अंदर यानी सिंपल पास्ट टेंस के अंदर वैसे तो कायदे से वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकेंड फॉर्म। लेकिन अगर सेंटेंसेस में डिड है तो दोस्तों डिड ऑलरेडी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। किसकी? डू की। डू, डिड, डन। तो डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म हो गई, इसलिए उसके साथ फिर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म एक ही बार आती है। अब या तो वो मेन वर्ब में लगा लो या तो डिड में लगा लो। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी हुई दोस्तों? डिड। वर्ब की फॉर्म कौन सी हुई? वो आपको ध्यान रखनी है, डिड नहीं है तो सेकेंड फॉर्म और डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये था सिंपल पास्ट टेंस का थोड़ा सा बेसिक।
अब बात करते हैं यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस के अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ जो एग्जाम में आपको दिख सकता है, तो देखो मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी आपको बताया था हैबिट्स के बारे में। मैंने आपसे कहा था आपकी जितनी भी आदतें हैं क्योंकि वो परमानेंट है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं। लेकिन दोस्तों कई हैबिट्स आपकी ऐसी होती हैं जो आप छोड़ चुके हो, वो आपकी बचपन की आदतें थी या आपकी पहले की पास्ट की हैबिट्स थी जो अब बड़े होने के बाद आपने छोड़ दी है। तो दोस्तों सिंपल पास्ट टेंस का पहला यूज होता है आपकी अगेन हैबिट्स के लिए। लेकिन ये कौन सी हैबिट्स हैं जो आप अभी नहीं कर रहे हो, यानी मैं किन हैबिट्स की बात कर रही हूँ, पास्ट की हैबिट्स। यानी पास्ट की हैबिट्स के लिए आप क्या यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। दोस्तों एक बात यहाँ पर और विशेष तौर पर ध्यान रखें कि पास्ट की हैबिट्स को शो करने के लिए आप एक फ्रेज का या ये कहूँ एक मॉडल का यूज भी करते हैं और वो है यूज्ड टू। आप बोलते हैं आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था। तो दोस्तों पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए आप एक फ्रेज का यूज करते हैं या ये कहूँ एक मॉडल का, वो मॉडल क्या है, यूज्ड टू। जैसे दोस्तों मैं आपसे एक एग्जाम्पल की बात करूं कि ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, क्या बोला दोस्तों मैंने, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, यानी कि वो क्रिकेट खेला करता था, अभी नहीं खेलता है। ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट में यूज्ड टू क्या है, यूज्ड टू क्या है, पास्ट की हैबिट को शो कर रहा है कि ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट व्हेन, माइट बी इन चाइल्डहुड, तो यानी वो खेला करता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे कि बहुत सारी फ्रेजेस ऐसी होती हैं जिनके रिप्लेसमेंट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आपको प्रेजेंट के अंदर बताया था अपीयर, पब्लिश का सिनोनिम बताया था। तो सिमिलरली यूज्ड टू का भी एक रिप्लेसमेंट है दोस्तों, और यूज्ड टू का रिप्लेसमेंट होता है वुड। ये वुड आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्या कहा मैंने, यूज्ड टू का रिप्लेसमेंट होता है वुड, यानी आप ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट के लिए ये भी बोल सकते थे ही वुड प्ले क्रिकेट। लेकिन दोस्तों ये रिप्लेसमेंट इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यूज्ड टू तो पक्का पास्ट की हैबिट को ही शो करता है, लेकिन इस वुड के साथ दोस्तों परेशानी है। वो परेशानी क्या है कि ये वुड दो टेंस में इस्तेमाल होता है। ये वुड पास्ट भी है और ये वुड फ्यूचर भी है, यानी कि ही वुड प्ले क्रिकेट के दोस्तों दो मतलब हो जाएंगे। पहला तो पास्ट कि वो क्रिकेट खेला करता था, और दूसरा फ्यूचर कि वो क्रिकेट खेलेगा। अब आप फंस गए। मैंने क्या कहा दोस्तों, यूज्ड टू तो पक्का पास्ट के लिए ही है, लेकिन यूज्ड टू का जो रिप्लेसमेंट वुड है वो थोड़ी ग्रामर की परेशानी है, क्योंकि वो दो टेंस में यूज होता है। वो पास्ट में भी यूज होता है और वो फ्यूचर में भी यूज होता है। तो अगर मैं ये सेंटेंस कह रही हूँ कि ही वुड प्ले क्रिकेट, इट डजंट मीन कि ये पूरा सेंटेंस पास्ट का ही है। दोस्तों यहाँ पे ही वुड प्ले क्रिकेट का मतलब ये भी हो सकता है कि वो क्रिकेट खेलेगा, और उसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो क्रिकेट खेला करता था। लेकिन दोस्तों कई बार आपको एग्जाम्स में हो सकता है कि आप बहुत इजीली निकल जाओ। कैसे, इस हिसाब से कि मैं ही का नाम अगर आपको बता दूं, मान लो मैं आपसे ये कहूं सचिन तेंदुलकर, तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर तो क्रिकेट खेला करता था, वो नहीं खेलेगा। तो अगर मैं ये बोलती हूँ सचिन तेंदुलकर यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, तो ये तो ऑलरेडी पास्ट का है। लेकिन अगर मैं ये भी बोल दूँ ना कि सचिन तेंदुलकर वुड प्ले क्रिकेट, तो ये भी पास्ट का ही सेंटेंस है। वाई? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट सचिन तेंदुलकर एंड नाउ ही विल नॉट प्ले क्रिकेट इन फ्यूचर। ओके दोस्तों, तो हो सकता है कई बार आपको सब्जेक्ट
देखो दोस्तों, अगर ये ऐसे कुछ सेंटेंसेस आपको कॉम्प्रिहेंशन या फिर क्लोज टेस्ट या फिर फिलर में मिल जाए तो प्लीज़ आप पहले ये देखें कि क्या सब्जेक्ट का नाम कुछ आगे दे रखा है, या फिर क्या वहाँ पर बात पास्ट टेंस की हो रही है, या फिर क्या वहाँ बात फ्यूचर की हो रही है। अगर ऐसी कोई बात हो रही है तब तो आप वुड को इजीली जज कर लेंगे कि ये पास्ट के लिए है या फिर फ्यूचर के लिए। लेकिन अगर आपके फिलर में आपको बिल्कुल भी जज नहीं हो रहा है कि वुड फ्यूचर के लिए है या फिर पास्ट के लिए, तो हो सकता है कि ऑप्शन में एक ही अवेलेबल हो, या तो पास्ट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस, तो भी आप बच गए। और या फिर अगर आपको ऑप्शन में भी दोनों ही अवेलेबल हैं, पास्ट भी और फ्यूचर भी, और सेंटेंस से भी जज नहीं हो रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दें। फालतू क्यों एक नंबर गंवाना, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी लेना, है ना। तो अगर वुड आपको आसानी से क्लियर कट बता दे कि इस टेंस का है तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना। तो वुड दो टेंस लेकर आता है, पास्ट भी और फ्यूचर भी। किसका रिप्लेसमेंट है? यूज टू का। क्या शो करता है? हैबिट शो करता है। और आगे चलें, ये पहला क्वेश्चन था जो पास्ट टेंस आपको एग्जाम में मिल सकता है। अगर मैं दूसरे क्वेश्चंस की बात करूं दोस्तों, तो ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पास्ट टेंस का, जिसको हम कहते हैं डबल एक्शंस। क्या कह रहे हैं दोस्तों? डबल एक्शन। मतलब मैं ऐसे सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ जिसमें मैं दो काम बोलूँगी। कितने काम? दो काम। और वो दोनों काम बिल्कुल पास्ट में हो चुके हैं, तभी उनके बारे में कुछ कहा जा रहा है। मान लो दोस्तों, अगर सेंटेंसेस में दो काम आ जाएं और दोनों पास्ट के हों, तो फिर आपके पास उनको लिखने के ग्रामर में बहुत सारे तरीके हैं, और वो तरीके क्या हैं वही आपको सीखने हैं, ताकि एग्जाम में आप उसी हिसाब से अप्रोच करें। देखो दोस्तों, मैं पहले जिस डबल एक्शन की बात कर रही हूँ उसमें सेंटेंस लिखने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। वो बातें क्या हैं पहले वो बता दूँ। जैसे कि पहली बात ये कि कार्य कितने बोलूँगी मैं आपको? दो, यानी दो वर्क है। दूसरी बात, ये दोनों वर्क किसके हैं? पास्ट के हैं, मतलब हो चुके हैं। तीसरी बात, ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है कि ये जो दोनों काम है ना दोस्तों, ये दोनों काम छोटे मोटे काम नहीं है। छोटे मोटे नहीं है मतलब टाइम टेकिंग है, यानी लंबे समय के कार्य हैं, थोड़ा वक्त लेंगे, शायद आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, मतलब ऐसे काम नहीं है जो चंद सेकेंड्स के और ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है? दो काम। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है? दोनों काम किसके हों? पास्ट के हों। तीसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि ये दोनों काम कैसे हों? लंबे हों, यानी लंबे समय तक चलने वाले हों। और चौथी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि ये दोनों काम एक साथ हो रहे हों। 4 पॉइंट्स क्या क्या हैं? दो काम, दोनों काम पास्ट के। तीसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है? पास्ट के तो हैं पर दोनों लंबे हैं। और चौथी चीज़ एक साथ हो रहे हैं, मतलब इधर एक काम हो रहा है और इधर दूसरा काम हो रहा है। तो आप ऐसे सेंटेंसेस को कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल लिख रही हूं। When he was studying, I was cooking, या फिर when he studied, I cooked। दो काम बोल रही हूं मैं, एक तो उसके पढ़ने का और एक मेरे खाना बनाने का है। दो काम, दो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा हो रहे हैं। दोनों काम मैंने पास्ट के लिए हैं, मतलब हो चुके हैं, और दोनों ही काम लंबे हैं। पढ़ने का काम भी कुछ सेकंड्स का नहीं है और खाना बनाने का काम भी कुछ सेकंड्स का नहीं है, मतलब टाइम टेकिंग है। तो ये चारों शर्तें पूरी हो रही है। दो काम हैं, दोनों पास्ट के हैं, दोनों लंबे हैं और दोनों एक साथ चल रहे हैं। हो गई चारों शर्तें पूरी। अब देखो मैंने कैसे लिखा है। सबसे पहले तो मैंने एक वर्ड लिखा है, कंडीशनल वर्ड, व्हेन, यानी जब। उसके बाद मैंने एक व्यक्ति लिखा है और उसका काम लिखा है। उसके बाद कॉमा लगाया है, उसके बाद अगेन सेकंड व्यक्ति लिखा है और उसका काम लिखा है। दोस्तों, या तो आप ये दोनों काम, ध्यान से देखना, या तो आप ये दोनों काम पास्ट कंटीन्यूअस में लिखेंगे। देखो दोनों पास्ट कंटीन्यूअस हैं,
या तो आप ये दोनों काम पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे और या फिर आप इन दोनों ही कामों को पास्ट परफेक्ट में भी लिख सकते हैं। सॉरी, पास्ट कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं हम? पास्ट इंडेफिनिट, यानी पास्ट इंडेफिनिट में भी लिख सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, मैं कौन से दो कामों की बात कर रही हूँ? दोनों पास्ट के हों, दोनों एक साथ हों और दोनों लंबे हों। तो मैं इन्हें कितने तरीके से लिख सकती हूँ? दो तरीके से। कौन से हैं वो दोनों तरीके? कि या तो दोनों तरफ टेंस हो पास्ट कॉन्टिन्यूस और या फिर दोनों तरफ टेंस हो पास्ट इंडेफिनिट। बस ध्यान में ये रखना है दोस्तों कि अगर आप इधर पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज कर रहे हो तो इधर भी पास्ट कॉन्टिन्यूस, या इधर पास्ट कॉन्टिन्यूस तो इधर भी पास्ट कॉन्टिन्यूस। चाहो तो पास्ट सिंपल यूज कर लो तो इधर भी पास्ट सिंपल, और इधर पास्ट सिंपल तो इधर भी पास्ट सिंपल। दोस्तों एग्जाम में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे। वो क्या करेगा, वो एक तरफ तो वर्ब आपको लगा कर देगा, दूसरी तरफ की आपसे पूछ लेगा। अब आप ही को जज करना है कि क्या वो दोनों काम लंबे हैं, दोनों पास्ट के हैं और दोनों एक साथ हुए हुए हैं। तो आप अगर इधर उसने पास्ट कॉन्टिन्यूस लगाया तो पीछे भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का ऑप्शन चुन लेना, और अगर आगे पास्ट इंडेफिनिट लगाया तो पीछे भी पास्ट इंडेफिनिट का ऑप्शन चुन लेना। तो ये डबल एक्शन का पहला तरीका। क्या है पहला तरीका? दो काम पास्ट के, दोनों काम लंबे और एक साथ। तो कैसे लिख सकते हो आप? दोनों तरफ कौन सा टेंस? या तो पास्ट कॉन्टिन्यूस और या फिर पास्ट सिंपल। चले आगे, चलिए नेक्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं, डबल एक्शन की ही। यहां पर फिर आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने। अगेन काम तो अभी भी दो ही हैं, तो फर्स्ट पॉइंट सेम बरकरार, दूसरा पॉइंट अगेन पास्ट की है, सेकेंड पॉइंट भी बरकरार, लेकिन तीसरा दोनों लंबे नहीं हैं, दोनों लंबे नहीं हैं। तो फिर एक लंबा है और एक छोटा है। दोस्तों मैं यहां किसकी बात कर रही हूं? मैं यहां काम की बात कर रही हूं। मैंने क्या कहा? पिछले वाले में जो अपना थर्ड पॉइंट था वो क्या था कि दोनों काम लंबे थे, लेकिन यहां मैं क्या कह रही हूं? अगेन दो ही काम हैं, अगेन दोनों ही काम पास्ट के हैं, लेकिन यहां पर दोनों काम लंबे नहीं हैं। तो फिर एक काम लंबा है और एक काम छोटा है, लेकिन चौथा पॉइंट अभी भी बरकरार है कि एक लंबा और एक छोटा है। तो क्या हुआ? दोनों काम अब भी हो तो एक साथ ही रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों वहां पर अपन ने कौन सा टेंस यूज कर लिया? दोनों तरफ या तो पास्ट कॉन्टिन्यूस या फिर दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ पर तो मैं वो नहीं कर सकती ना, कर दिया तो फिर उसमें और इस डबल एक्शन में फ़र्क ही क्या है? तो यहाँ पर जो चीज़ मैं लिखने जा रही हूँ, देखो एग्जाम्पल लिख रही हूँ, आप उससे क्लियर कट हो जाएंगे। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, क्या लिखा? When I was teaching, a student came। यानी मेरी क्लास चल रही है और मैं पढ़ा रही हूँ। देखो मेरी क्लास आधा पौन एक घंटे की भी हो सकती है और मैं पढ़ाई जा रही हूँ और इतनी देर में एक स्टूडेंट आया, उसने गेट खोला और अंदर आके बैठ गया। देखो दोस्तों यहाँ पर मेरे पढ़ाने का काम लंबा है, मैं 1 घंटे तक पढ़ाऊँगी, लेकिन उस स्टूडेंट के कमरे से अंदर आके बैठने का काम 1 घंटे का थोड़ी ना है। नहीं, उसको तो कुछ सेकंड्स लगेंगे, बस उसने गेट खोला, आया और बैठ गया। दो काम हैं, दोनों पास्ट के हैं, लेकिन दोनों लंबे नहीं हैं। एक लंबा है, एक छोटा है, पर हो दोनों एक साथ रहें। एक साथ मतलब जितनी देर में मैंने पढ़ाया उसी के दरमियान ये बच्चा आकर बैठ के चला। लेकिन दोस्तों अगर मेरे पढ़ाने के बाद ये बच्चा आया होता तो मुझे क्या मतलब था, मैं क्यों ये सेंटेंस बोलती? लेकिन मैं जितनी देर में मैंने पढ़ाया उतनी ही देर में कुछ सेकंड्स ऐसे थे जिसमें ये बच्चा आकर बैठा था, तो कहलाएगा तो एक साथ ही ना। इज इट क्लियर और नॉट? तो दोस्तों जब एक काम लंबा हो और एक काम छोटा हो तो आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि जो लंबा काम है
वो मैंने कौन से टेंस में लिया है, पास्ट कंटिन्यूस में। लेकिन जो छोटा काम है वो मैंने अभी पास्ट इंडेफिनिट। दोस्तों अगर मैंने अभी दोनों टेंस सेम ले लिए दोनों तरफ, तो फिर पिछले वाले में और इस वाले में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट, एंड ओनली टू डिफरेंशिएट आवर सेंटेंस वी हैव यूज्ड टू डिफरेंट सेंटेंसेस या टू डिफरेंट टेंसेस। और दोस्तों दोनों ही टेंस यूज़ मैंने अभी पास्ट के ही किए हैं, लेकिन जो लंबा काम है उसको शो करने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस लिया है, और जो छोटा काम है उसको यूज़ करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट। तो दोस्तों फिर वापस अगर यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अपीयर होता है तो आपको जज करना है कि जो सेंटेंस आपको दिया गया है वो बड़ा और छोटा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आप देख लो कि क्या बड़े के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस उसने दे दिया है, तो छोटे के साथ हम लगा देंगे पास्ट इंडेफिनिट, और अगर छोटे के साथ पास्ट इंडेफिनिट उन्होंने दे दिया तो बड़े के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस हम लगा देंगे। तो दोस्तों आपको डबल एक्शन की सेकेंड कंडीशन क्लियर हुई, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। पहली, दोनों काम लंबे थे तो दोनों तरफ या तो पास्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट इंडेफिनिट था। यहाँ पर एक लंबा और एक छोटा है। हाँ दोस्तों एक बात और, आप सेंटेंस को आगे पीछे कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है। आप ये भी बोल सकते हो व्हेन अ स्टूडेंट केम आई वाज टीचिंग, चलेगा। आगे पीछे कर लो, टेंस पे अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भी आपको लंबे के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस ही बोलना है और छोटे के साथ पास्ट इंडेफिनिट ही बोलना है। और आगे चलें, अब बात करते हैं और थोड़ी सी इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन की। वो कंडीशन क्या है, फिर पॉइंट्स बनाते हैं अपने। पॉइंट्स क्या कहते हैं, अगेन अभी भी दो ही काम है, अगेन अब भी दोनों काम पास्ट के हैं, और सबसे बड़ी बात, यहां कोई काम लंबा और छोटा नहीं है। ना तो किसी को लंबा बोल सकती हूँ, ना ही किसी को छोटा, सब अपने आप में ठीक ठाक है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि यहाँ पर ये दोनों काम एक साथ नहीं हो रहे हैं। अभी तक अपन ने जो भी दोनों कंडीशंस पढ़ी है ना, उसमें दोनों तरफ काम एक साथ हो रहे थे, पर यहाँ पर दोनों काम एक साथ नहीं हो रहे हैं। तो फिर दोस्तों ये काम एक के बाद एक है। अब ये एक के बाद एक मतलब पहले एक काम खत्म हुआ है उसके बाद दूसरा काम हुआ है, यानी पहले एक काम ने अपना टाइम लिया है, भाई तू हो जा, उसके बाद दूसरा काम हुआ है। अब दोस्तों ये तो एक के बाद एक हो गया है, दोनों अभी भी पास्ट के, पास्ट कॉन्टिन्यूस में यूज कर चुकी, पास्ट इंडेफिनिट यूज कर चुकी। अब अगर मैंने दोनों तरफ टेंस अलग नहीं लिए तो भी फंसी, तो टेंस तो अभी भी दोनों तरफ अलग अलग ही आएंगे, लेकिन अलग अलग में भी तो मैंने सेकंड कंडीशन में पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट इंडेफिनिट भी यूज कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे लिए एक टेंस और आएगा, और वो आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या बोला मैंने, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो दोस्तों मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ, आई होप आपको एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। The patient had died before the doctor came. यानी पेशेंट पहले ही मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो दोस्तों पहले पेशेंट मरा या पहले डॉक्टर आया, या दोनों एक साथ ही? नहीं ना, एक साथ होता तो डॉक्टर बचा ही नहीं लेता, है ना। यानी यहाँ पे पहले पूरा पेशेंट अच्छा खासा मरा है, मतलब पूरा आपने इसको चेक वेक कर लिया, हाँ भाई ये गया, और उसके बाद डॉक्टर आए, है ना। तो यानी कि पहले पेशेंट मरा है और उसके बाद डॉक्टर आया है, एक के बाद एक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक टेंस और आया है, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो आपको हैड नजर आ रहा होगा, आ रहा है। अब ये हैड किसके साथ लगाना है, तो दोस्तों आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इनमें से दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ, पहले पेशेंट मरा या पहले डॉक्टर आया। तो दोस्तों पहले पेशेंट मरा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो काम फर्स्ट हुआ है, यानी जो आपका फर्स्ट एक्शन परफॉर्म हुआ है, उसके साथ आप यूज करेंगे
पास्ट परफेक्ट टेंस को, और जो एक्शन आपका सेकंड हुआ है वहाँ आप यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। दोस्तों अब भी मैंने यूज़ तो दोनों ही पास्ट के ही किए हैं। क्या ध्यान रखना है आपको कि जो एक्शन पहले हुआ है वहाँ पास्ट परफेक्ट आएगा और जो एक्शन बाद में हुआ है वहाँ पास्ट इंडेफिनिट आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको पहले दो डबल एक्शन में कहा है कि सेंटेंस आप आगे पीछे कर सकते हो, यहाँ आगे पीछे करते वक्त इसका ध्यान रखें बस। मैंने क्या लिखा है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, पेशेंट पहले ही मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। अब अगर मैं इसे आगे पीछे करती हूँ तो दोस्तों ये बिफोर भी चेंज हो जाएगा। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। टेंस मैंने अभी भी चेंज नहीं किया है, फर्स्ट सेक्शन के साथ पास्ट परफेक्ट ही लिखा है और सेकेंड एक्शन के साथ पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन इस बिफोर का क्या कर दिया, आफ्टर। डॉक्टर बाद में आया पेशेंट के मरने के, यानी पेशेंट के मरने के बाद में डॉक्टर आया। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट एक्शन को पहले लिख रहे हो तो बिफोर आता है, और अगर आप सेकेंड एक्शन को पहले लिख रहे हो तो आफ्टर आता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो और आप चाहो तो इनकी हिंदी करके भी याद कर रख सकते हो, पर आपको यहाँ आगे पीछे करते वक्त बिफोर और आफ्टर का ध्यान रखना है। पहले दो डबल एक्शन में हमने बिफोर आफ्टर यूज़ नहीं किए थे, इसलिए कोई परेशानी नहीं आई थी, लेकिन यहाँ बिफोर आफ्टर हमें इसलिए यूज़ करने पड़ रहे हैं क्योंकि दोनों एक्शन एक साथ परफॉर्म नहीं किए गए, ये आगे पीछे हैं। क्योंकि आगे पीछे है तो बिफोर आफ्टर आएगा ही, तो उसे यूज़ करते समय आपको ज़रूर से ध्यान रखना है कब बिफोर यूज़ करना है और कब आफ्टर। और आगे चलूँ, देखो दोस्तों यहाँ से यानी एक के बाद एक एक्शन जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ से इंग्लिश में कुछ स्ट्रक्चर्स भी निकल के सामने आते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड एग्ज़ाम्स में वाकई बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उन्हीं में से एक स्ट्रक्चर है दोस्तों हार्डली का। किसका स्ट्रक्चर है, हार्डली का। वो स्ट्रक्चर मैं लिख रही हूँ, हार्डली हैड द पेशेंट डाइड when the doctor came। क्या बोला मैंने, hardly had the patient died when the doctor came। दोस्तों यही मैं एक स्ट्रक्चर की और बात कर रही हूँ, दोनों आपको एक साथ पढ़ा दूंगी। हार्डली के साथ साथ एक स्ट्रक्चर और आता है, वो होता है स्कैर्सली का। वो क्या कहता है, स्कैर्सली had the patient died when the doctor came। किसके दोनों स्ट्रक्चर बताए मैंने आपको, हार्डली और स्कैर्सली के। दोस्तों मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल सेम लिया है ताकि आपको उसी एग्जाम्पल से ये सारे स्ट्रक्चर्स ध्यान में रहें, आपके यहाँ मेमोरी में सेट हो जाएं। तो पहली बात तो हमने इन दोनों एग्जाम्पल को किससे सीखा था, आफ्टर और बिफोर से। वो चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो ही गई है। अब जो हम इन एग्जाम्पल्स को सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं हार्डली और स्कैर्सली से। देखो दोस्तों हम यहाँ पर फिर अपने पॉइंट्स बनाते हैं एग्जाम में एरर स्पॉटिंग को देखने के लिए। देखो दोस्तों ये पॉइंट्स मैं आपको जानबूझकर इसलिए बनवाती हूँ ताकि आपको एग्जाम में ध्यान रहे और आपको ये ध्यान रहे कि आपको एरर स्पॉटिंग या फिलर्स इसी तरीके से अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। मान लो दोस्तों अगर आपको सेंटेंस में हार्डली और स्कैर्सली का दिखता है तो पहली बात तो ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर का हो गया, ये बात समझ आ गई। दूसरी बात आपको ये चेक करनी है कि हार्डली और स्कैर्सली के साथ जो उनका जोड़ीदार आए वो व्हेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, व्हेन। तो दोस्तों हार्डली और स्कैर्सली के साथ क्या आता है पीछे, व्हेन। तो जैसे ही आपको हार्डली और स्कैर्सली दिख जाए तो आपको पीछे क्या चेक करना है, व्हेन चेक करना है। आपने चेक कर लिया
हाँ भाई, यहाँ तक सब कुछ सही है। तो अब आपको तीसरी चीज़ क्या चेक करनी है कि क्या ये स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में लिखे हैं, मतलब फर्स्ट एक्शन के साथ पास्ट परफेक्ट हो और सेकंड एक्शन के साथ पास्ट इंडेफिनिट हो। कुल मिलाकर आपको टेंस चेक करना है। आपने चेक कर लिया, आपको लगा हाँ भाई यहाँ तक भी कोई एरर नहीं है। अब दोस्तों जो चौथा पॉइंट आपको चेक करना है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखो दोस्तों, हार्डली और स्कैर्सली नेगेटिव वर्ड्स हैं। और अगर आपने मेरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियोस देखी होंगी तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट होने वाले वाक्य में हम इन्वर्जन करते हैं। दोस्तों देखो, आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो, ये मैथ्स या जीके नहीं है कि आपने टॉपिक वाइज वीडियो देखा और आपको समझ आ गया। दोस्तों ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज में आपको हर वीडियो देखना ही पड़ेगा, तभी एक भाषा समझ आती है। भाषा एक दूसरे से लिंक होती है, लैंग्वेज इज लिंक्ड। ओके, सो यू हैव टू सी ऑल माय वीडियोस, तभी आपको समझ आएगा। तो इन्वर्जन कब लगता है? जब आप एक सेंटेंस की शुरुआत नेगेटिव वर्ड से करते हैं। और एक जगह और बताई थी मैंने, इंटेरोगेशन में भी आप क्या करते हैं? इन्वर्जन। एंड व्हाट इज इन्वर्जन? कि आप सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। और क्योंकि हार्डली और स्कैर्सली इज अ नेगेटिव वर्ड, तो देखो दोस्तों, आपने इन्वर्जन किया है, आपने द पेशेंट से पहले हैड बोला है। तो आपको ये भी चेक करना है कि हार्डली और स्कैर्सली वाले सेंटेंस में इन्वर्जन हो रखा हो। तो कौन सी 4 बातें चेक करनी है? पहली बात, इनका जोड़ीदार व्हेन हो। दूसरी बात, टेंस चेक करना है। और तीसरी बात, इन्वर्जन चेक करना है। अगर ये सब कुछ सही है तो नो एरर आंख बंद करके कर देना। ये कौन से पढ़ रहे हैं हम? डबल एक्शन, अगेन एक के बाद एक वाला ही, लेकिन किसके साथ है? ये स्ट्रक्चर बेस्ड है। किसका स्ट्रक्चर लिया है अभी फिलहाल मैंने? 2, हार्डली और स्कैर्सली का। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्ट्रक्चर दोस्तों जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है नो सूनर का। किसका है? नो सूनर। अगेन मैं लिख रही हूं, नो सूनर हैड द पेशेंट died than the doctor came। क्या बोला मैंने? No sooner had the patient died, the doctor came। और दोस्तों यहाँ पर आप एक बात का और ध्यान रखें, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि जो नो सूनर का स्ट्रक्चर होता है ना, इसके साथ कभी कभार डिड भी आ जाता है। तो नो सूनर डिड द पेशेंट डाई देन द डॉक्टर केम। तो क्या ध्यान रखना है आपको दोस्तों कि नो सूनर का जो स्ट्रक्चर है इसके साथ कभी कभी डिड भी आ जाता है। चलो अब इसके पॉइंट्स बनाए इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला पॉइंट, किसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? नो सूनर। फिर वापस आपको इसका क्या देखना पड़ेगा? जोड़ीदार, और इसका जोड़ीदार होता है देन। दोस्तों अब फिर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम देखो क्या है। अब क्या आपको ये तो ध्यान रहेगा कि नो सूनर के साथ देन आएगा, पर आपको ये ध्यान नहीं रहेगा देन कौन सा वाला आएगा? THEN वाला आएगा या THAN वाला आएगा? अब आप फिर कबाड़ा करोगे। वहाँ एग्जाम में जल्दबाजी इतनी होती है कि THEN वाला देन भी सही लगेगा। हाँ भाई, नो सूनर के साथ देन आ रहा है ना, स्ट्रक्चर वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भूल जाओगे कि देन कौन सा वाला आता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक लाइन याद रखनी है। वो लाइन क्या है? दान देने की जल्दी ना करें। दोस्तों एक बार मेरे साथ इस लाइन को बोलें, दान देने की जल्दी ना करें। वापस बोलें, दान देने की जल्दी ना करें। वापस बोलें, दान देने की जल्दी ना करें। अब ये दान क्यों लिखा है मैंने? देखो दोस्तों, ये प्रोनाउंसिएशन सिर्फ हमारे लिए है। ग्रामेटिकली तो THEN को भी देन ही बोलते हैं और THAN को भी देन ही बोलते हैं,
लेकिन अभी हमें सीखने के लिए THAN को दान बोलना है। क्या बोलना है? दान। इसको देन और इसको दान। तो आपको ये याद रहेगा कि इस दान से कौन सा वाला दान आएगा? THAN वाला। और देने की जल्दी ना करें, जल्दी को इंग्लिश में कहते हैं सून और ना को बोलते हैं नो। तो आपको ये भी ध्यान आ जाएगा कि नो सूनर के साथ ही क्या आता है? दान आता है। इज इट क्लियर और नॉट? दोस्तों यहाँ पर नो सूनर के साथ दान आता है, THAN वाला। वो आपको कैसे याद रहेगा? दान देने की जल्दी ना करें। जब आप दान बोलेंगे तो किसी भी कीमत पर THAN नहीं बोल पाएंगे, AN ही बोलना पड़ेगा। और जल्दी के लिए सूनर बोलते ही हैं और ना के लिए नो बोलते हैं। तो नो सूनर के साथ क्या आएगा? दान आएगा। तो ये एरर चेक कर लिया आपने। तीसरी चीज चेक कर लो, इन्वर्जन हो रहा है क्या? हो रहा है, बिल्कुल। क्यों हो रहा है? क्योंकि नो सूनर फिर वापस नेगेटिव वर्ड है। नो तो खुद ही नेगेटिव है ना, तो नो सूनर नेगेटिव वर्ड है। तो ये देखो इन्वर्जन, पेशेंट से पहले हैड और पेशेंट से पहले डिड। लेकिन दोस्तों यहाँ जो चौथी चीज आपको चेक करनी है ना, ये इन्वर्जन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों नो सूनर का स्ट्रक्चर डिड के साथ आता है, हैड के साथ आता है, तब तो आप तो थर्ड तक ध्यान रखें और डन। लेकिन फोर्थ पॉइंट आपको तब ध्यान रखना है जब नो सूनर का स्ट्रक्चर किसके साथ हो? डिड के साथ। तो दोस्तों क्या ध्यान रखना है? देखो मैंने आपको जब बेसिक अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, तो मैंने ये कहा था अगर सेंटेंस में डिड आ जाता है ना, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। जबकि ऊपर अभी तक आपने हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज की थी, क्योंकि आप जानते हैं परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन दोस्तों यहाँ डिड आ गया है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपको चेक करनी है, वरना एग्जाम में जल्दबाजी में डाइड को सही मान लोगे। तो नो सूनर डिड द पेशेंट डाइड नहीं, नो सूनर डिड द पेशेंट डाई। तो दोस्तों ये तीसरा स्ट्रक्चर था जिसके बारे में हमने बात की, और वो है नो सूनर। और लास्ट स्ट्रक्चर की और बात कर रहे हैं, वो है एज सून एज। एज सून एज द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर केम। चलो अब इसके पॉइंट्स बनाए। देखो दोस्तों अभी तक जो आपने तीनों स्ट्रक्चर पढ़े हैं ना, उन सब में सबसे अलग हटके एज सून एज है। कैसे है? पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि जब आप एज सून एज की बात कर रहे हैं तो इसका कोई जोड़ीदार नहीं है, कॉमा आता है यहाँ पे। पहले दो स्ट्रक्चर हार्डली और स्कैर्सली के साथ क्या आ रहा था? व्हेन। सेकेंड स्ट्रक्चर नो सूनर के साथ क्या आ रहा था? दान। और थर्ड स्ट्रक्चर एज सून एज के साथ क्या आ रहा है? कॉमा। यानी कि इसका कोई जोड़ीदार नहीं है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट दोस्तों, एज सून एज नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो यहाँ इन्वर्जन भी नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं मैंने एज सून एज द पेशेंट के बाद में हैड बोला है, और अभी तक पहले जो तीन स्ट्रक्चर हमने पढ़े हैं उसमें हैड हमने द पेशेंट के पहले लिखा था, क्योंकि वो तीनों नेगेटिव वर्ड थे, हार्डली भी, स्कैर्सली भी, नो सूनर भी। तो एज सून एज इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर इन्वर्जन भी नहीं होता है। द पेशेंट के बाद ही हैड आएगा। तो चीजें क्या चेक करनी है? एज सून एज का कोई जोड़ीदार नहीं होता, कॉमा आता है। दूसरी बात, एज सून एज पॉजिटिव वर्ड है, इन्वर्जन भी नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो दोस्तों ये कुछ बातें मैंने की थी आपसे डबल एक्शंस के बारे में। डबल एक्शंस या तो आफ्टर और बिफोर से लिखे जा सकते हैं या फिर चार स्ट्रक्चर से, हार्डली, स्कैर्सली, नो सूनर और एज सून एज। नो सूनर आप ध्यान रखें वो डिड से भी लिखा जा सकता है। यहाँ मैंने आपको इनके पॉइंट्स भी लिखाए हैं, किस बेसिस पे आपको एरर या फिर फिलर को अप्रोच करना है। तो दोस्तों ये अभी पास्ट टेंस हमारा ख़त्म हुआ नहीं है, पास्ट सिंपल के कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं, पर फिलहाल आप यहाँ तक का ज़रूर पढ़ें और यहाँ तक का रिवीजन बिल्कुल अप टू डेट रखें। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और ये ज़रूर बताएं कि आप और किसकी क्लासेस इंग्लिश में चाहते हैं। दोस्तों चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करें। मैं फिर वापस कह रही हूँ, इट्स अ लैंग्वेज, आपको सारी वीडियोस इत्मीनान से धीरे धीरे देखनी पड़ेंगी, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, रिवीजन बेसिस पे डेली पढ़ना है आपको, तभी एक लैंग्वेज आपको समझ आएगी।
इज इट क्लियर दोस्तों? ओके, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।